नमस्कार, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पे जुड़ता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था बैंक क्या है, बैंक के कार्य क्या है और कैसे एसबीआई की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। इतना पिछले लेक्चर में बताया था। उसी के बारे में आगे हम बात करेंगे। आरबीआई, आप सभी ने पढ़ा होगा, भारत में जो बैंकों को बैंक कहा जाता है, आरबीआई कहा जाता है। दरअसल इसकी स्टैब्लिशमेंट कैसे हुई और ये एसबीआई के बाद में क्यों स्टैब्लिश हुआ। यानी एसबीआई जो नामकरण 1955 में होता है, लेकिन उसका जो इंपीरियल बैंक जो कार्य करते, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती, कब करती, 1921 से करने लगती है। इंपीरियल बैंक जो है उसके बाद में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। इन सब के बारे में बात करते हैं, जानते हैं कैसे आरबीआई बड़ी बैंक बनी और बैंकों को बैंक कहना है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना लेक्चर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर खूब सारा करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, क्योंकि आप सभी का साथ ही हमारे लिए बहुत ही आगे तक ले जाएगा और आप सभी के लिए अच्छा कर पाऊंगा और अच्छा करने की मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना लेक्चर आगे करते हैं। ठीक है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आप सभी को पता होगा इसका फुल फॉर्म। दरअसल इसकी स्टैब्लिशमेंट कैसे होती है, पूरी कंडीशन जानते हैं। रॉयल कमीशन ऑन इंडिया, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1926 में सिफारिश आती है और उस समय जो ब्रिटिश भारत था, यानी ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार क्या स्टार्ट कर देती है, आरबीआई। यानी तो आरबीआई जो केंद्रीय भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने लगता है। कब से करने लगता है केंद्रीय बैंक के रूप में, 1926 में। 1926 में। अब बात देखिए, पूरी कहानी देखिए। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, दरअसल इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 20वीं सदी में जब बैंकिंग व्यवस्था विश्व में हर देशों में बढ़ रही थी, तो भारत में भी बैंकिंग व्यवस्था को आगे ले जाना था। 20वीं सदी का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी 1901 से लेके 1999 तक की जो सदी होती है, इसको क्या बोलते हैं, 20वीं। अब जो हम लोग जी रहे हैं कौन सी, 21वीं सदी है। यानी कि इसकी जो पहले की सदी थी, यानी 20वीं सदी थी, जब हम भारत आजाद हुए, आजादी की कगार पे थे, उस समय के सदी में क्या होता, भारत में के साथ साथ विश्व में बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूत स्तर पर ले जाना था, यानी बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना था। उस समय रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं, यंग कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी सिफारिश पर 1926 में, यानी कि जरूरत पड़ी कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए। क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि सभी विश्व में सभी देशों में कोई ना कोई एक केंद्रीय बैंक कार्य करते हैं। हालांकि भारत में एसबीआई जो इंपीरियल बैंक थे 1921 से कार्य करने लगी केंद्रीय बैंक, लेकिन भारत का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए था ना, जिसमें प्रतिनिधित्व, मैंने बताया था, तीन बैंकों का विलय होने के बाद वो इंपीरियल बैंक बनी, उसके बाद केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने लगी। वैसे ही 1926 में क्या होता है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1926 में ब्रिटिश सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक, 1926 में आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है, आरबीआई की। ठीक है, आरबीआई का कार्य करने लगती। लेकिन ये जो आरबीआई है, इस समय क्या होता है, ये निजी स्वामित्व होता है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा नहीं होता है। इसमें ज्यादातर शेयर होल्डर होते हैं, अंशधारक होते हैं, वो कौन होते हैं, प्राइवेट सेक्टर से होते हैं। यानी कि जब आरबीआई स्टार्ट हुई थी, 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी पर स्टार्ट हुई थी। 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी का मतलब समझ रहा हो ना, अधिकृत पूंजी वो पूंजी होती है जिस चीज को स्टार्ट करने में, यानी किसी, देखो सीधी सी एग्जांपल में बताएं, अधिकृत पूंजी, यह मेरा एक कमरा है, यह एक कमरा है। ठीक है, इस कमरा में लाइट लगाने के लिए जो पैसा लगा, बोर्ड लाने के लिए जो पैसा लगा, और इसमें जितना ये सारा डेकोरेशन करने के लिए जितना पैसा, यानी जितने कम से कम में हमारा काम स्टार्टअप कर जाए, जितने से कम में पैसे में हमारा काम स्टार्टअप कर जाए, वही हमारी अधिकृत पूंजी हो जाती है। जितने कम में जैसे 85 में हमारा कमरा बन गया, एक एग्जाम्पल 85 रुपीज में पूरी व्यवस्था हो गई, तो ये हमारी क्या होगी, अधिकृत पूंजी होगी। यानी जितने से कम में हमारा काम हो जाए, वही हमारी क्या होती है, अधिकृत पूंजी होती है। तो आरबीआई को स्टैब्लिश जब हुई, उसकी स्टार्ट करने के लिए कितने करोड़ की अधिकृत पूंजी, 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी लगी। अब इस 5 करोड़ में मोस्टली जो था, देखो किसी बैंक को हम कब, इतना तो समझिए ना, 5 करोड़ में अधिकृत पूंजी हुई, बाद में फिर लिख देंगे, आप समझ जाइएगा।
इसी बैंक को हम निजी बैंक और सरकारी बैंक कब कहेंगे, जिसमें जैसे 100 रुपया है, 100 रुपए में 51 रुपया किसी का हो, किसी प्राइवेट सेक्टर का हो, और 49 रुपया किसका हो, गवर्नमेंट को। तो वो कौन सी बैंक होगी, निजी बैंक हो जाएगी। ये कौन सी बैंक होगी, निजी बैंक। और इसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं। जब ये क्या होगी, निजी बैंक का फिर से कॉन्सेप्ट समझिए। 100 रुपया में 51 रुपया यानी 51 रुपया किसका हो, प्राइवेट सेक्टर को, और 49 रुपए किसको, सरकारी सेक्टर को। ये कौन सी बैंक कहलाएगी, निजी बैंक है। और इसी का जस्ट अपोजिट यानी जो राष्ट्रीयकरण होता है, जो जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, यानी कि वहां पे 51 रुपए किसका होता है, सरकार का होता है, और 49 रुपए में अंशधारक होता है। लेकिन जब आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट हुई थी तो उस समय क्या हुआ था, 51 से भी ज्यादा, लगभग 95% तक क्या हुआ था, प्राइवेट सेक्टर का पैसा लगा था आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट, ठीक है। और क्या 5% के आसपास लगा हुआ था किसका, सरकार का। तो इस समय यह आरबीआई जब स्टैब्लिश हुई थी, यानी 1926 में आरबीआई जो स्टैब्लिश हुई, कैसी थी, एक निजी स्वामित्व थी, निजी आधार पर स्वामित्व था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि आरबीआई रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हम हिल्टन आयोग के नाम, हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं, उनकी सिफारिश में 1926 में ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय बैंक 1926 में आरबीआई को स्टैब्लिश किया, जिसकी अधिकृत पूंजी कितनी, 5 करोड़ थी। 5 करोड़ में हमने आरबीआई को शुरू किया था, ठीक है। 5 करोड़ में अधिकृत पूंजी थी, ठीक है। अधिकृत पूंजी मैंने समझा दी, वह पूंजी जिसको किसी काम को चालू करने में कम से कम रुपए लग जाए, वही हमारी अधिकृत पूंजी होती है। एग्जाम्पल देके भी बताया, ठीक है। जैसे हमें ये पूरा कलेक्शन करने में एक वीडियो आपको प्रोवाइड करें, मान लो 85 रुपए खर्च हो रहे हैं, वही हमारी क्या अधिकृत पूंजी है। और अधिकृत पूंजी के बाद मैंने ये भी बता दिया आपको कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक होती है, डिफरेंट क्या होता है। सरकारी सेक्टर की वह बैंक, सरकारी बैंक वह कहलाए जिसमें 51% किसका शेयर होगा, गवर्नमेंट को, 49% में प्राइवेट सेक्टर को। और इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, यानी 41% प्राइवेट सेक्टर से और 49% जो सेक्टर अगर गवर्नमेंट सेक्टर से, तो वो कौन सी होगी, सरकारी हो जाएगी। इतना समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया। फिर से मैं समझाता हूं, तो निजी और प्राइवेट में अगर सरकारी जो गवर्नमेंट वाली होगी, जो गवर्नमेंट होगी, जैसे एसबीआई हो गई, ठीक है। तो अगर पीएनबी होगी, जो अब गवर्नमेंट, जो राष्ट्रीयकरण हो गया उनका मैं बता रहा हूं, ठीक है। जिसमें 51% गवर्नमेंट का है और 49% में प्राइवेट सेक्टर, ये क्या होगी, गवर्नमेंट होगी। और इसी का जस्ट अपोजिट कर दे, यानी कि 41%, जो 51% है, 51 यानी 51% प्राइवेट सेक्टर को, जब 49% सरकारी को हो जाए, वो कौन सा होगा, निजी हो कहलाएगी। तो आपको इतना समझ में आ गया, यानी मेरी बात सीधी सी भाषा में कहना चाहिए, जहां पे 51% अधिकार सरकार का है, वहां पे गवर्नमेंट का अधिकार, यानी वो निजी सेक्टर की नहीं होगी, प्राइवेट सेक्टर की नहीं होगी, किसकी, तो गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक होगी। और जहां पे, और इसी का जस्ट अपोजिट आप समझ सकते हैं, सीधी सी भाषा में आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। उन्नीस सौ 30 से 31 के बीच में क्या होता है, एक रायल आयोग का गठन होता है। रायल आयोग का किसका गठन होता है, रायल आयोग का गठन हो जाता है, रायल आयोग का गठन हो जाता है, ठीक है। 1930 इसका गठन किस लिए होता है, मुद्रा प्रणाली, भारत की मुद्रा प्रणाली के लिए, ठीक है। भारत की मुद्रा प्रणाली के लिए 1930 से 31 के बीच में भारत की मुद्रा प्रणाली के लिए इसका हो जाता है गठन, ठीक है। भारत की मुद्रा प्रणाली के बारे में जानकारी के लिए इसका गठन हो जाता है। अब बात करते हैं, और इसके बाद अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और आपको जाननी पड़ेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि जो आरबीआई था, आरबीआई का काम क्या था। आरबीआई के 2 प्रमुख काम सौंपे गए थे जब स्टार्टिंग हुई थी। पहली बात तो इसकी लेनदारी और कर्ज, जो यार ये अपना रुपए देते थे, यानी लेनदारी और कर्ज के लिए, ठीक है। सरकार से इसका संबंध अलग करना, सरकार से संबंध अलग करना, क्योंकि सरकार के पास और भी बहुत काम थे, इसलिए सरकार के लिए संबंध अलग करना, ठीक है। सरकार के लिए संबंध अलग करना, इतना समझ जाओ, ठीक है। और दूसरा क्या था, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करना, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करना। तो सीधी सी भाषा में आरबीआई के 2 प्रमुख कारण क्या निकल के आए, लेनदारी, देनदारी, यानी जो आ रहा है जा रहा है उसमें सुधार करना, उसको सरकार से अलग करना।
अगर रुपया किसी को दे रही है तो उसका क्या है, और किसी से ऋण ले रही है दे रही है उसका अलग करना, बिल्कुल सरकार से अलग करना। और दूसरी बात बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करना। ये आरबीआई के दो प्रमुख कारण थे। किसके? हिल्टन आयोग, जो हिल्टन आयोग कमीशन था उसके सिफारिश पर, उसी की सिफारिश पे आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट। उसके दो प्रमुख क्या बताए गए, उद्देश्य क्या बताए गए, तो जो सरकार ले रही है और दे रही है, यानी जो आरबीआई ले रही है और दे रही है उसका जो पूरा ब्यौरा है बिल्कुल सरकार से अलग रखना, सरकार से बिल्कुल अलग रखना। और दूसरी बात बैंकिंग व्यवस्था में थोड़ी सुधार करना। ये दो प्रमुख कारण थे, ये आरबीआई के दो प्रमुख उद्देश्य थे, ठीक है, जब स्टैब्लिश की गई। उसके बाद क्या होता है, 1930 से 31 में रॉयल आयोग का गठन होता है। रॉयल आयोग का गठन होता है भारत की मुद्रा प्रणाली के लिए। रॉयल आयोग का गठन किस लिए, तो भारत की मुद्रा प्रणाली के गठन के लिए होता है 1930 से 31 में। और इसके बाद ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, कब करती है, ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है 1934 में। 1934 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसे हम आरबीआई एक्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम आरबीआई एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, आरबीआई एक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारत में क्या हो जाता है, आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट, आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट यानी स्थापना हो जाती है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो कब होती है, 1 अप्रैल 1935 से भारत में कार्यरत होती है। अब पूछो 1926 में क्या हुई थी, तो वो हिल्टन कमीशन के आयोग पर एक केंद्रीय बैंक स्टैब्लिश हुई, जिसका हमने आरंभ कर दिया था आरबीआई का, लेकिन उसका पूर्णतः नाम नहीं दिया गया था आरबीआई, ठीक है, उसका आरबीआई के काम के द्वारा कार्य किया शुरू कर दिया गया, लेकिन पूर्णतः नाम उसको कब दिया जा रहा है, 1 अप्रैल 1935 को। इसीलिए हम जब पढ़ते हैं किस एक्ट की तरह, आरबीआई एक्ट यानी 1934 के द्वारा आता अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1935 को भारत में स्थापना कर दी जाती, ठीक है, आरबीआई की। उसके बाद अब बात करते हैं आरबीआई उसके बाद क्या हो रहा है 1949 में। अब इन सभी के दिमाग में एक बात और आ गई कि इनके बाद में अगर जो आरबीआई है, अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीयकरण कर दे, आरबीआई का अगर हम राष्ट्रीयकरण कर दे तो इसमें और बैंकिंग व्यवस्था और सुधार हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया 1949 में क्या किया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब कर रहे हैं, 1949 को, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर दिया किसका, आरबीआई का। जो इनके अंशधारक थे उनको क्या हुआ, मुख्यतः उनके हिसाब से जिसका जैसा अंश था उसी हिसाब से उनको भुगतान कर दिया गया, उनको रुपए दे दिए गए, ठीक है, उनका अधिकार हटा दिया गया। और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो अभी तक प्राइवेट बैंक काम कर रही थी वो अब क्या होगी, सरकार के अंडर में आ गई। यानी अब सीधी भाषा में समझ लो, राष्ट्रीयकरण का मतलब 51% शेयर अब किसका हो गया, अब 51% शेयर सरकार को हो गया और 49% में प्राइवेट सेक्टर हो गया, ठीक है, 49% में प्राइवेट सेक्टर हो गया। इतना समझ में आ गया। तो आरबीआई 1 जनवरी 1949 से कार्य करने लगी आरबीआई, किस रूप में, भारत की केंद्रीय बैंक के रूप में, ठीक है। तो और अब भारत की केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने लगी। केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने लगी ना आरबीआई। कार्य करने लगी। अब पूछो, ये तो हो गया आरबीआई भैया राष्ट्रीयकरण। अब देखो आरबीआई के प्रमुख कारण जो कार्य है, आरबीआई के प्रमुख कार्य अब क्या है। पहली बात तो इससे बैंकों को बैंक कहा जाता है, यानी कि जो कोई भी बैंक अगर किसी को ऋण की जरूरत है, कोई भी जरूरत है तो इसको क्या कहेगी, बैंकों, वो इसको आरबीआई उसको ऋण देगी यानी लोन देगी, ठीक है। CRR, SLR, ये जितनी भी भारत की जितनी भी मुद्रा नियंत्रण है, मुद्रा नियंत्रण किसके अंडर में आ गई, आरबीआई के अंदर। यानी कि भारत में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो रही है, मंदी आ रही है या महंगाई हो रही है, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां, इसका सबका नियंत्रण किसके अंदर आ गया, आरबीआई के अंदर आ गया। यानी कि इसे बैंकों को बैंक कहा जाने लगा, यानी बैंकों जो जितने भी भारत में कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक हो उनको उन पर ध्यान रखेगी, उन पर नियंत्रण रखेगी, ठीक है। और भारत में जितनी मुद्रा नियमकन हो रही,
मुद्रा नियामक का मतलब यानी मुद्रा नियंत्रण करेगी, ठीक है। महंगाई है या मंदी है, इसका सब कुछ ध्यान देगी। भारत में SLR कितना होगा, CRR कितना होगा, बैंक रेट कितना होगा, बैंक रेपो रेट कितना, ये सब कौन नियंत्रण करेगा, RBI नियंत्रण करेगी। इसीलिए RBI का किया गया। अब RBI किसके अंडर में करती है, तो भारत सरकार के अंडर में काम नहीं करती है। RBI एक स्वतंत्र नियामक प्रणाली है जो स्वयं द्वारा कार्य करती है। उसका कार्य क्या है, भारत सरकार को अगर जरूरत पड़ी है, मुद्रा की जरूरत पड़ी, तो उसको भारत सरकार को ये लोन देगी, ठीक है। और साथ साथ जितने भी कमर्शियल बैंक उनको लोन देगी। तो आई होप दोस्तों RBI की स्टैब्लिशमेंट और उसके कार्य आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।